एक बार फिर से सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मैंने 2019 में वीडियो बनाई थी एचपी पुलिस के लिए, जिसमें 2012 से लेके 17 तक के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कराए थे। उसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और अभी मेरे चैनल पर वो वीडियो जो है सबसे ज़्यादा बार देखी गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं देखो बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। 8 अगस्त 2019 को जो पुलिस का पेपर हुआ था, जो पेपर क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, उसके मैथ्स के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो मैं आपको आने वाले इस वीडियो में क्या करवा दूँगा, सॉल्व करवा दूँगा। और ये सॉल्व किसके साथ कराए हैं मैंने, ट्रिक्स के साथ। तो इस वीडियो में आपको जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, बोर्ड के ऊपर बढ़िया से सॉल्व करके मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चंस जो हैं ये आपके आने वाले जो 2021 में आपका पुलिस का पेपर है, पक्का 2021 में एचपी पुलिस का पेपर होगा ही होगा, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक्स कराए गए हैं। उन ट्रिक्स को घर पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अप्लाई करने की कोशिश करना, ताकि पेपर में इस बार जो आपने मैथ्स सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम दिया था, अगली बार वो टाइम आपका क्या हो सके, थोड़ा सा कम हो सके। तो चलिए अपना ज़्यादा समय आपका ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है हमारा रीजनिंग वाले पोर्शन से स्टार्ट। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जो कि था हमारा कौन से सब्जेक्ट से, रीजनिंग से। तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन था, उसमें एक सीरीज़ आई थी ZYX, उसके बाद YXW और थर्ड थी XW और V, और इसके बाद उन्होंने आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करके नेक्स्ट पोर्शन पूछा हुआ था कि नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जब भी हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट जो हमारी सीरीज़ होती है A to Z अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, उसमें ध्यान देना था कि क्या पैटर्न वो पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले उसने Z लिया, Z के बाद उसने कौन सा अक्षर ले लिया, Y। तो Z से पिछला अक्षर मतलब होता है Y, और उसके बाद Y से उसने पिछला अक्षर कौन सा ले लिया, X। तो X से अगर हम पिछले अक्षर की बात करें तो अब हमारा अक्षर आता कौन सा, W। मतलब जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आया वो कौन सा आ गया, आंसर का ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 4, जो किससे स्टार्ट हो रहा था, W से। तो देखो अभी मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आपको देखो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसका आंसर किससे स्टार्ट था, W से ही आंसर स्टार्ट था। तो इसका मतलब हमें आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम जस्ट इस क्वेश्चन को देखकर इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो ये मैंने आपको एक क्या बताया कि आप इस क्वेश्चन को चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, और कोई बहुत फास्ट करता तो वो इस क्वेश्चन को कितने सेकेंड में सॉल्व कर सकता था, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, कि आपने एक बार ऑप्शंस जो थे उनको क्या करना था, ढंग से देखना था। अगर ढंग से कोई इनके ऑप्शंस को देख लेता चारों के चारों को, तभी उसको पता लग जाता कि हाँ ये इसका जो आंसर है मेरा वो कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। इसके बाद हमारे को 2 नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स निकालने थे, तो उन्हें तो हमें निकालने की क्या नहीं बची, ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो मेरा किससे स्टार्ट हो रहा था, W से स्टार्ट हो रहा था। तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, D, ऑप्शन नंबर D। इसके बाद चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा है किसी कूट कोड में मूवमेंट को OMOCPR कूटित कोड किया गया तो THERMO को उसी कूट कोड में कैसे कूटित किया जाएगा। तो देखो मूवमेंट दिया था MOMENT, मूवमेंट को उसने किस वे में लिखा था वो हम देखते हैं, OMOCP और R, इस फॉर्मेट में उसने दिया था। तो देखो इसमें भी फिर से किस चीज़ का रोल आ जाएगा, हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, कि जो ABCD है उसके वे में अगर हम इसको चेक करें तो कैसे क्या आता है। देखो M था, M के बाद क्या आता है, MNO, तो मतलब M से वो कितना आगे गया है, +2। तो यहाँ पे देखो कितने हो रहे हैं, +2। फिर O से कहाँ चला जा रहा है वो, M पे, मतलब O से वो कहाँ आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कितने हुए, -2। तो यहाँ पे +2 -2। उसके बाद फिर से क्या आ रहे हैं, M से O +2, E से C पे गया तो -2, NOP, देखो N से P पे फिर से गया तो क्या हो गए, +2, और इसके बाद
टी से कहाँ जा रहा है वो, तो देखो आर एस टी, टी से वो पीछे जा रहा है तो वो आ रहा है -2। तो इसका मतलब उसने जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें जो वर्ड दिया था वो दिया था मोमेंट, MOMENT, उसके लिए कोड दिया था OMOCPR। तो क्या लॉजिक लगाया था उसने पेपर में, +2 -2 +2 -2 और +2 और -2। इसी तरह से अगर मुझे अपना सही आंसर जो बताना था उसके लिए उसने मेरे से क्या वर्ड पूछा था, THERMO, कौन सा पूछा था, थर्मो। थर्मो के लिए कौन सा बताना था, तो देखो टी से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा V, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा F, इससे माइनस करेंगे तो G, P, O और M। यहाँ पे देखो फिर से वही पैटर्न आ गया, +2 -2 +2 -2 +2 और -2। तो मेरा सही जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपको स्क्रीन के ऊपर 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें से जो मेरा आंसर था वो आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कौन से चैप्टर से आया, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही पैसेज से पूछे गए थे। तो पैसेज जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं पैसेज को रीड करता चलूँगा और साथ साथ में आपके बोर्ड के ऊपर क्या करता चलूँगा, उसको बढ़िया से ड्रॉ कर दूंगा। आप उसको देखते चलो, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ इसको कैसे हमने लिखना था, उसके बाद हमने क्या करना था, इसको ड्रॉ कैसे करना था। तो देखिए हमें बोला है बिंदु B बिंदु F के पश्चिम में 5 मीटर पर है, बिंदु B बिंदु F के पश्चिम में 5 मीटर पर है। तो हमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेना है, पॉइंट F। ये हमने कौन सा बिंदु ले लिया, एक F, इसके कहाँ बोला था, पश्चिम में। तो इस साइड को मेरा क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बिंदु कौन सा ले लिया मैंने, F, इसके पश्चिम में कितना बोला था उसने, 5 मीटर। यहाँ पे किसके बारे में बात की थी उसने, B के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, B। ये आ गया हमारा F, उसके पश्चिम में कौन आ गया, B। इसका सेकंड लाइन में बोल रहा है वो बिंदु T बिंदु F के दक्षिण में स्थित है। अब जो बिंदु T है वो किसके दक्षिण में है, F के दक्षिण में है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट लिया था, F, तो इसके दक्षिण में यहाँ पे कौन आ जाएगा, T। लेकिन उसने साथ में क्या बोला है, बिंदु T बिंदु F के दक्षिण में स्थित है, बिंदु B और बिंदु F के बीच की दूरी बिंदु T और F के बीच की दूरी से 1 मीटर अधिक है। मतलब बिंदु B और F जो था उनके बीच में कितनी दूरी है, 5 मीटर, और इसकी दूरी से ये कितना ज़्यादा है, 1 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 4 मीटर। इसके बाद अगली लाइन, बिंदु R बिंदु T के पूर्व की ओर 3 मीटर है। अब किसकी बात कर रहा है वो, पॉइंट R की बात कर रहा है, और किस तरफ को बोल रहा है, पूरब दिशा में। तो इस साइड को कौन सी दिशा होगी, मेरी पूरब, और मुझे कितना मीटर जाना है, 3 मीटर। तो ये आ गया मैं यहाँ पर कितना मीटर, 3 मीटर। और इस डायरेक्शन में किसकी, कौन से बिंदु की बात की थी उसने, R। तो ये आ गया R, यहाँ पे बिंदु बोला था T, यहाँ पे कौन आ गया F, और यहाँ पे बिंदु हमारा कौन सा है, B। इसके बाद नेक्स्ट लाइन वो बोल रहा है बिंदु Y बिंदु R के उत्तर में 6 मीटर पर है। मतलब बात अब किसकी कर रहा है वो, Y की, और कितनी मीटर, 6 मीटर उससे क्या बोल रहा है, कौन सी दिशा में है, 6 मीटर उससे वो कौन सी दिशा में, उत्तर। तो उत्तर दिशा किस तरफ को होती है, ऊपर को। तो ऊपर हमें कितना जाना है, 6 मीटर। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये इसको लाइन को इसके साथ लेके जाते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर। और अगर यहाँ पे बीच में एक कट लगा रहा हूँ मैं बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर, और ये कितनी हो गई, 2 मीटर। और टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो हो गई वो कितनी हो गई, 6 मीटर। अब उसने मेरे को बोला कि यहाँ पर हमारा 6 मीटर ऊपर कौन सा पॉइंट था, पॉइंट Y। तो यहाँ पर मैं कौन सा पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट Y, या बिंदु कौन सा आ गया, Y। इसके बाद वो अगली लाइन बोल रहा है हमें बिंदु P बिंदु Y के पश्चिम में 4 मीटर दूर है। किसके बारे में बात कर रहा है वो, बिंदु जो है हमारा कौन सा, Y, वो तो आ गया हमारा कितना ऊपर आ गया,
6 मीटर ऊपर आ गया किससे, आर से। और बिंदु पी के लिए बोल रहा है बिंदु पी वाई के पश्चिम में 4 मीटर दूर है। तो 4 मीटर दूर है मतलब पश्चिम किस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ। तो देखो ये हम पहुंच जाएंगे यहाँ, जैसे ये आ गया हमारा कितना, 4 मीटर, ये आ गया हमारा 4 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो हमारी डिस्टेंस थी लगभग वो कितनी थी, 3 मीटर और 1 मीटर, ये आ गया 3 और 1 मीटर, ये मिलाकर कितना मीटर हो गया हमारा, 4 मीटर। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ गया वो बिंदु कौन सा आ गया हमारा, P। यहाँ पर हमारा बिंदु कौन सा आ गया, बिंदु P। तो ये ले लिया मैंने कौन सा, बिंदु P। इसके बाद वो अगली लाइन क्या बोल रहा है, बिंदु G बिंदु P के उत्तर में 2 मीटर पर है। अब उत्तर की तरफ फिर से बोल रहा है जाने के लिए, तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर, ऊपर वाली साइड को हमने कितना जाना है, 2 मीटर। तो ये मैं यहाँ से क्या बना देता हूँ, 2 मीटर चले गए हम ऊपर वाली साइड को, ये आ गया हमारा 2 मीटर। और यहाँ पे जो हमारा बिंदु आता है वो बिंदु हमारा कौन सा आ गया, G पॉइंट पर हम आगे। इसके बाद वो मुझे क्या बोल रहा है, बिंदु G बिंदु P के उत्तर में 2 मीटर पर है, बिंदु G के पश्चिम में 4 मीटर पर है। अब जो बिंदु K था वो कितने मीटर पे, 4 मीटर। तो 4 मीटर अगर हम आएंगे इस साइड को, कौन सी साइड को, पश्चिम, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। तो ये मेरा बिंदु कौन सा आ गया, बिंदु K। और ये कितना आ गया, 4 मीटर। ठीक है, तो देखो हमने स्टार्ट किया B और F से, ये पश्चिम पे था 5 मीटर, उसके बाद ये कहाँ था, दक्षिण में 4 मीटर, ये इसके पूर्व में था 3 मीटर, इसके उत्तर में था 6 मीटर, यहाँ से यहाँ के देखो 6, और उसके बाद इसके कितने मीटर में, 4 मीटर पश्चिम में था P के 2 मीटर उत्तर में था G, और G के 4 मीटर पश्चिम में था कौन सा, पॉइंट K। ये मेरी क्या बन गई, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉपर एक डायग्राम। इसके बाद उसने मेरे को बोला क्वेश्चन नंबर 3, देखो अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, बिंदु R के संबंध में बिंदु F कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखो बिंदु किसके बारे में बोला, R के संबंध में बिंदु F कितनी दूर किस दिशा में है। तो देखो F और R के बीच में ये क्या बन रहा है, एक इस तरह से ड्रॉ करें तो एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मतलब मुझे कौन सी चीज़ निकालनी है, मुझे ये पता है, ये पता है और ये निकालना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, या हिंदी में बोले तो ये आधार, ये हमारा क्या हो गया लंब, और ये क्या होगा कर्ण। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस या क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसका क्या लेना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस ये कितना आ गया 9, इक्वल टू कितना हो गया 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 5। लेकिन साथ में मेरे को क्या पूछा था उन्होंने, डायरेक्शन भी पूछी थी। तो 5 मीटर ये इसके किस तरफ को है, ऊपर वाली दिशा को है, लेकिन है किस तरफ को, पश्चिम को। तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरा 5 मीटर, 5 मीटर कौन सा, उत्तर पश्चिम, कौन सा 5 मीटर उत्तर पश्चिम। ये आ गया मेरा कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु बी के संबंध में बिंदु के कितनी दूर पर स्थित है। अब देखो बिंदु किसके बारे में बात कर रहा है वो मेरे से, बिंदु कौन सा उसने बोला है, बिंदु बी के संबंध में, बिंदु बी के संबंध में के कितनी दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ के बीच की क्या बोल रहा है वो मेरे को, दूरी निकालने के लिए। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी मैंने आपको पहले ही निकाल के बताई थी। यहाँ तक ये दूरी कितनी है 2, और ऊपर कितनी है 2, तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी ये 4 मीटर उत्तर। और कौन सी डायरेक्शन में है, तो आ जाएगा 4 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, 4 मीटर कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु F बिंदु P के संबंध में किस दिशा में है। देखो किसके बारे में पूछ रहा है वो, बिंदु F जो है वो बिंदु P के संबंध में किस दिशा में है। तो देखो P यहाँ है ऊपर, इससे अगर हम नीचे को जाएं तो नीचे को कौन सी दिशा आती है हमारी, दक्षिण। यहाँ पे मेरी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण, और नीचे को ये आ गया दक्षिण, और है किस तरफ को, ये पूर्व दिशा को। तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या बोल रहा है, विजातीय युग्म का चयन कीजिए। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, विजातीय युग्म का चयन कीजिए। सेना का मतलब किससे था, जर्नल। महाविद्यालय का मतलब किससे है, प्राचार्य से। बस का मतलब किससे है, चालक से। और टीम का मतलब किससे है, कप्तान से। तो देखो सेना का नेतृत्व कौन करता है, जनरल। महाविद्यालय का नेतृत्व कौन करता है, प्राचार्य। बस को चलाता कौन है, चालक। टीम का नेतृत्व करता है कौन, कप्तान। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 जो चीज़ें दी हैं इनका एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है, कि ये इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है। लेकिन जो बस होता है, बस का चालक उसका नेतृत्व नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी। इसके बाद चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन, देखो वर्ड दिया है GENTLEMEN, हमें क्या बोल रहा है, अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो इससे अर्थपूर्ण क्या बन सकता है, एक जेंटल GENTLE, एक वर्ड क्या बन गया मेरा जेंटल, और दूसरा मेरा वर्ड क्या बन गया मैन। एक बन रहा है मेरा कौन सा, जेंटल, और दूसरा बन रहा है मेरा मैन। तो अगर हम बोले जेंटलमैन को अपरिवर्तित कर किए बिना कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो कितने बन सकते थे अर्थपूर्ण, तो वो हो जाएंगे हमारे 2। तो इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है क्यू की माता कॉमा पी की बहन है और एम की पुत्री है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई क्यू की कोई माता आ जाएगी, तो उससे क्या होगी ऊपर, उसकी बहन कौन है, पी। और उसके बाद बोल रहा है पी की बहन है और एम की क्या है, पुत्री है। तो एम की पुत्री है, तो एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एम की ये क्या है, बेटी है। इसके बाद बोल रहा है वो एस पुत्री है पी और टी की। एस जो है वो किसकी है, एस पुत्री है पी की। एस कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये इसकी क्या है, बेटी। अब देखो जो सर्कल में लिख रहा हूँ मैं, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल। या और जो प्लस स्क्वायर में लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, मेल। और जो सर्कल में लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, फीमेल। ठीक है, क्या है, फीमेल। अब देखो इसके बाद उसने मेरे को बोला कि एस पुत्री है पी की और टी की बहन है। और एस जो है वो किसकी बहन है, टी की। अब टी का मेल है साइन या फीमेल है पता नहीं है, यहाँ पे इसके साथ प्लस और इसके साथ क्या, माइनस। इसके बाद मेरे को बोल रहा है वो एम का टी के साथ क्या संबंध हुआ। अब देखो एम का संबंध किसके साथ पूछ रहा है वो, टी के साथ। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन है, इसको देखें तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी कौन सी है, सेकंड जनरेशन, और ये हमारी कौन सी है, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है, देखो सबसे ऊपर कौन होते हैं, हमारे दादा दादी या नाना नानी। उसके बाद कौन आते हैं, हमारे माता पिता। उसके बाद कौन आते हैं, हम। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या बन रहा है, 3 जनरेशन। क्यू आ रहा है, क्यू की कोई माता है, उसकी भी कोई ऊपर क्या है, माता है, वो क्या है, एम। फिर उनके बच्चे आ रहे हैं कौन, पी। एम का बच्चा लड़का या लड़की कोई भी क्या आ रहा है, पी। उसके बाद उनके आगे बच्चे आ रहे हैं क्यू, एस और टी। तो ये वाली जो जनरेशन है फर्स्ट वाली, उसका नीचे वालों के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, दादा दादी या नाना नानी। तो इसमें किसकी, मम्मी की बहन के बारे में बताया था ना उन्होंने। तो इसका मतलब इसके आंसर क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, नानी। कि उसका जो उत्तर था वो क्या था, नानी था। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था, इसमें 4 ऑप्शन थे, ए बी सी और डी। तो इसमें से आंसर नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, यदि देखो स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ ही रहे होंगे, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाए तो बताइए कि पके हुए केले का रंग कौन सा होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता, यदि चमक को काला, देखो चमक को उसने क्या बोला है, काला। उसके बाद उसने क्या बोला, काला, जो काले को वो क्या बोल रहा है, पीला। उसके बाद उसने क्या बोला, पीले है, पीले को किसी कोड में वो क्या बोल दे रहा है, लाल। उसके बाद वो लाल जो है, लाल को क्या बोल रहा है वो, जामुनी। क्या बोल रहा है वो, पीले को क्या बोल रहा है वो, लाल को क्या बोल रहा है, जामुनी। उसके बाद वो क्या बोल रहा है,
जामुनी जो है उसको क्या बोल रहा है वो, आकाशी नीला, आकाशी नीला बोल रहा है। उसके बाद पूछ रहा है वो, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग होता है। तो देखो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो हमारा पका हुआ केला होता है, पके हुए केले का रंग क्या होता है, पीला होता है। और उन्होंने अपनी भाषा में पीले कलर के लिए क्या बोला है, पीले के लिए उन्होंने क्या बोला है, लाल। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, लाल। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। ए था लाल, बी जामुनी, सी पीला और डी कौन सा था, काला। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, वह 45 डिग्री वामाव्रत घूम जाता है। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक इस तरह से क्या कर लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। उसमें देखो आपको डायरेक्शंस लिख देता हूँ पहले। ये हमारी कौन सी दिशा आ गई, उत्तर। ये हमारी कौन सी दिशा आ गई, पूरब। ये मेरी कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण। और ये मेरी कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम। ये कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम। इसके बाद देखो क्वेश्चन में उसने मेरे को क्या बोला, एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, मतलब इस तरफ वो देख रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। देखो दक्षिणाव्रत मतलब किस तरफ घूमता है, वो दक्षिण वाली दिशा को घूमता है। कितना डिग्री, 45। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके क्या कर देता हूँ, छोटी से आपको दिखाने के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि वो कितना डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम जाता है। उसके बाद बोल रहा है तथा फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। अब देखो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 बार 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ जाएगा वो 90, यहाँ जाएगा तो 90। अब मतलब वो एट प्रेजेंट हम बात करें तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अगर हम उसकी रोटेशन की बात करें तो यहाँ से घूमते हुए वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। ये वो कितने डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री। इसका मतलब अभी वो कहाँ पर है, इस यहाँ पर वो क्या है, लोकेट है। इसके बाद अगली लाइन में क्या बोलता है वो, और फिर 270 वामाव्रत दिशा में घूमता है। 270 वामाव्रत मतलब इस तरफ को गया, फिर इसके उल्टा वो कितना आ जाता है, 270। तो देखो यहाँ गया वो, यहाँ से आया आया आया, यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद फिर से देखो आपको समझाने के लिए बीच में डॉटेड लाइन दे रहा हूँ, यहाँ पहुँचेगा वो, यहाँ पर। यहाँ पे ये जो इतना हमारा यहाँ से लेकर इतने के बीच का सर्कल आया, ये कितना उसने कवर किया, 270 डिग्री। और कौन से दिशा में उसने ये किया, वामाव्रत। मतलब ये जो घूम रहा था वो कैसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब कैसे घूमा वो, क्लॉकवाइज। ठीक है, कौन सी वाइज, क्लॉकवाइज। कितना आ गया, 270। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। और ये कौन सी है, पश्चिम। और ये पर्सन कहाँ पे है, दोनों दिशाओं के बीच में है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी। कौन सा, बी, उत्तर और पश्चिम। कौन सा, उत्तर पश्चिम। तो मतलब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता लगा कि वो जो पर्सन था वो किस तरफ देख रहा था, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए का मतलब प्लस है, देखो क्या बोल रहा है, ए का मतलब क्या है, प्लस। उसके बाद क्या बोला उसने, बी का मतलब क्या है, माइनस। सी का मतलब क्या है, डिवाइड। और डी का मतलब क्या बोल दिया उसने, मल्टीप्लाई। तो उसने मुझे बोला कि एक क्वेश्चन दिया है 16A 4B 3C 4D2, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो जहाँ पे इसने जो जो ऑप्शंस बोले थे, या ए का मतलब क्या था, प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। बी का मतलब क्या था, माइनस। उसके बाद कितना आ गया, 3। सी का मतलब क्या था, डिवाइड। कितना आ गया, 4। और उसके बाद मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 2। अब देखो अगर हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा रूल लगाना है, बॉड मास। बॉड मास का मतलब होता है सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद क्या सॉल्व करना है, ऑफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं पर भी ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, डिवाइड। तो हमें क्या करना था, 16 + 4 - 3 को डिवाइड करना था कितने से, 4 से। तो अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 × 2। इसके बाद क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला काम हो गया मेरा। उसके बाद क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1.5 - 4 + 16।
अब इसके बाद कौन सा काम है मेरा नेक्स्ट, एडिशन। तो कितना आ जाएगा 16 + 4 = 20 - 1.5 और लास्ट क्या है सब्ट्रैक्शन। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 18.5। तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि 18.5 जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मेरा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 और 16। ये जो 5 क्वेश्चन थे ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछे गए थे। इसके लिए उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। उसके बेस पे हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस पैसेज को हम चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें दी थी। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ABCDEFG नाम की 7 उड़ानें जो एक ही दिन में अलग अलग समय पर चलती हैं। 9:40, 10:15, 10:25, 10:30, 10:40, 11:10 और 11:15 बजे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि इसी टाइम के हिसाब से चल रही है। प्रत्येक उड़ान अलग अलग जाती है। दुबई, हांगकांग, काबुल, इस्लामाबाद, लंदन, पेरिस और वाशिंगटन जैसे अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुई। कोई भी 2 उड़ानें एक ही शहर में नहीं गई, मतलब एक शहर में 2 उड़ानें नहीं गई, सब उड़ानें क्या हुई, अलग अलग शहर में गई हैं। इसके बाद वो मेरे को कुछ उसने क्या दिए हैं, हिंट्स दिए हैं इसको, या क्वेश्चंस दिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, डायरेक्शंस दिए हैं। F से 5 मिनट पहले उड़ान C शुरू होती है। देखो इस तरह के अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को लेके क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया, इसको हम शुरुआत कहाँ से करें। तो देखो मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये वाला जो क्वेश्चन था इसको अगर दोबारा कभी जो 2021 में HP पुलिस का पेपर आने वाला है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करना, देखना आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना था, सबसे पहले टाइम लिख दो यहाँ पर, कितने कितने बजे उड़ान चली। 9:40, 10:15, उसके बाद 10:25, उसके बाद 10:30 बजे, उसके बाद उड़ान चली थी हमारी कौन सी 10:40 पर। इसके बाद हमारी उड़ान आई कितने 11:10 पर, और लास्ट जो हमारी उड़ान आ रही थी वो कितने आ रही थी 11:15। कितने पे आ रही है 11:15 पे। अब देखो F से 5 मिनट पहले उड़ान C शुरू होती है। तो देखो अगर हम F और C की बात करें, हम इसके लिए 2 कंडीशंस लेके चलते थे। एक कंडीशन में कौन सी वाली साइड पे बना दूंगा, राइट हैंड साइड पे, और एक वह कौन सी वाली पे बना दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। दोनों कंडीशंस देखते चलना जल्दी जल्दी। देखो F से 5 मिनट पहले C उड़ान शुरू होती है। तो देखो कौन से ऐसे टाइम के 2 स्लॉट हैं जहां पे 5-5 मिनट का गैप हो। तो देखो एक यहां हो सकता है 11:15 और 11:10। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 मिनट का। और एक और क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है F और यहाँ पे क्या आ सकता है C, क्योंकि यहाँ पे भी कितने मिनट का गैप है 5 मिनट का। ये मेरी कंडीशन कौन सी आ गई फर्स्ट, ये मेरी कंडीशन कौन सी आ गई सेकंड। दोनों में से देखते हैं कौन सी हमारी क्या हो जाती है सही। इसके बाद उसने बोला F से 5 मिनट पहले उड़ान C होती है जो काबुल जाती है। ये वाली जो उड़ान थी हमारी ये कहाँ जा रही है, काबुल। ये वाली कहाँ जा रही है, काबुल। इसके बाद मेरे को क्या बोला उसने, पेरिस के लिए उड़ान अंतिम उड़ान से एक पहली है। किसके लिए, अब देखो यहाँ पे C कहाँ जा रही है, काबुल। लेकिन उसने क्या बोला, पेरिस के लिए उड़ान अंतिम उड़ान से एक पहली थी। मतलब अगर यहाँ पे कौन सी F जो है वो अंतिम उड़ान आई तो C क्या होनी चाहिए थी, पेरिस। लेकिन उसने क्या बोला, C शुरू होती है जो काबुल जाती है। तो ये वाली मेरी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी कौन सी, स्टेटमेंट नंबर जो हमने डायग्राम नंबर 1 ली थी वो क्या हो गई, सही। और सेकंड वाली डायग्राम क्या हो गई, अभी कट हो गई। इसके बाद उड़ान A 1 घंटे बाद उड़ान E चलती है। जहाँ पे मेरी उड़ान A होती है उसके 1 घंटे बाद कौन सी चलती है, E चलती है। तो देखो हम इसके लिए कंडीशन लें तो देखो 9:40 मान के चलते कि 9:40 पे A हुई तो 9:40 के 1 घंटे बाद कौन से आएगी, 10:40 पे कौन सी आ जाएगी, E। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अगर हम 10:15 पर A ले लेते हैं तो E कितने पे आनी चाहिए हमारी, E जो है वो कितने पे आनी चाहिए इसके हिसाब से अगर हम लें तो ये E के लिए फर्स्ट आ गई, और ये A क्या लगा दिया मैंने, A डैश। तो E मेरा कहाँ पे आ जाएगा, E आ जाएगा मेरा कहाँ पर, यहाँ पर। कि ये किसकी पोजीशन आ गई, ये लगा दिया मैंने E डैश। इसके बाद उसने बोला F के बाद उड़ानों की संख्या,
एफ के बाद उड़ानों की संख्या ई की उड़ानों की संख्या के समान है। अब देखो एफ के बाद कितनी उड़ानें हो रही हैं, 3, 1, 2, 3। तो ई हमें ऐसी जगह पे लेनी है जिससे पहले क्या हो जाए, 3 उड़ानें। तो अगर हम ये वाला लें तो ई के बाद तो कोई भी उड़ान नहीं हो रही है, तो मैं कौन सा यहाँ से ले सकता हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, ई, और मेरा ए कहाँ आ जाएगा, तो ई जो है, ए जो है मेरा वो कहाँ आ जाएगा, ए ई आ गया, 1 घंटे का गैप, 9:40 और 10:40। इसके बाद उसने मेरे पास क्या बोला, उड़ान बी दुबई जाती है और जी 10:15 बजे उड़ान भरती है। देखो जी आ गई कितने बजे, 10:15 पे, और बी जो है, बी कहाँ जाती है, दुबई। तो देखो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, बी जो मेरी उड़ान कहाँ गई, दुबई आ गई बी। इसके बाद उसने मेरे को क्या बोला, वॉशिंगटन के लिए पहली उड़ान भरी जाती है। तो मेरे पास देखो ए था, ए के लिए क्या जा रही है वो उड़ान, वॉशिंगटन कहाँ जाती है, वॉशिंगटन। इसके बाद देखो मेरे पास एक उड़ान आ गई वॉशिंगटन वाली, एक आ गई काबुल वाली, एक कौन सी आ गई, दुबई वाली। और एफ के लिए क्या बोला था, 10:30 पर इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी जाती है। तो एफ जो आ गया वो कौन सा आ गया, इस्लामाबाद। देखो एक उड़ान हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। इसके बाद हमारे पास कौन सी बचती है उड़ान, वो देखते हैं। देखो डी बचा, तो डी जो है मेरा, उसके लिए क्या बोला था उसने, डी के लिए देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कहीं पे कुछ दी थी। तो डी के लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई, डी के लिए कौन सी आती है मेरी उड़ान, वो पेरिस। इसके बाद मेरे पास कौन सी 2 उड़ानें बचती हैं, एक उड़ान मेरे पास जो बचती है वो उड़ान कौन सी बचती है, हांगकांग, और दूसरी बचती है कौन सी, लंदन। उसी तरह से यहाँ पे भी हांगकांग और दूसरा कौन सा आ गया, लंदन। ये हो गया मेरा जो पजल दिया था उन्होंने, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, पजल। इस पजल को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है। तो इस्लामाबाद कौन सी जाती है, मेरी कौन सी वाली उड़ान, एफ वाली। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 12 था उसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा, एफ, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला ए निम्नलिखित में से किस शहर जाती है, ए जो है वो कौन से शहर जाती है। तो यहाँ पे दिया है हांगकांग, लंदन, इस्लामाबाद, लेकिन वो कहाँ जा रही है, वॉशिंगटन। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद और तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है मतलब ऑप्शन नंबर डी 13 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एफ निम्न में से किस समय पर उड़ान भरती है। तो देखो इसमें एफ जो हमने सॉल्व किया है कितने बजे आ रही है, 10:30 बजे, लेकिन 10:30 बजे तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में दिया ही नहीं था पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो मेरा पेपर में कौन सा क्वेश्चन था, रॉन्ग क्वेश्चन था, जिसके आपको उस टाइम पे ग्रेस मार्क्स मिले होंगे। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 15, 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है। 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है। तो 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है, सी। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 14 जो था वो तो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रहे यदि जी उड़ान लंदन जाती है। देखो जी वाली जो उड़ान थी उसके लिए मेरे को डाउट था, या तो हांगकांग या तो क्या था, लंदन, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि यहाँ पे क्या होगा, लंदन। तो हांगकांग यहाँ से चला जाएगा और लंदन यहाँ से चला जाएगा। अब वो मेरे को पूछ रहा है कि हांगकांग के लिए कौन सी उड़ान जाती है। तो देखो हांगकांग के लिए मेरी कौन सी उड़ान बचती है, ई। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 16 था उसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, देखो ये आपके कितने क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, जो कौन से वाले पोर्शन से आए थे, रीजनिंग वाले पोर्शन से आए थे। तो इससे पहले भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसकी आपको क्या बताई थी, आंसर की बताई थी, लेकिन किसी ने भी आपको ये क्वेश्चंस क्या थे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके नहीं बताए थे। मैंने आपको ये क्वेश्चंस क्या हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता दिए हैं। और बहुत जल्द इसी सीरीज़ में मैं आपको आने वाले दिनों में क्या, जो एचपी पुलिस का पेपर आना है 2021 में, उसके लिए बहुत सारे फ्री में वीडियोज़ भी दूंगा। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38 जो था, हमें क्या बोला था, ए नामक रेलगाड़ी एक खंबे को 40 सेकंड्स में पार कर लेती है, अन्य बी नामक रेलगाड़ी उसी खंबे को 50 सेकंड में पार करती है। ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की 1/3 या 1/3 है।
ए रेलगाड़ी की गति का बी रेलगाड़ी की गति से क्या अनुपात है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला था ए नामक रेलगाड़ी 40 सेकंड में पार करती है और उन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस का जो रेशो दिया था या मतलब पार्ट दिया था 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज मेरे पास ये ट्रेन है ए, इसकी हम किस चीज़ की बात करते हैं, लेंथ की, उस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, उसकी जो हमारी ए की जो लेंथ है उसको क्या मान लेते हैं हम x। तो जो हमारी बी ट्रेन है, बी ट्रेन की जो हमारी क्या आएगी लेंथ, वो कितने के बराबर हो जाएगी 3x। ऐसा क्यों हुआ कि उसने क्वेश्चन में ही बोला था कि दोनों के बीच में कितने का क्या है 1/3 है वो एक दूसरे का। अब इसके बाद लेंथ हमें पता है, तो अब हमें किस चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद उसने बोला ए नामक रेलगाड़ी एक खंबे को 40 सेकंड में पार करती है। मतलब उसने मेरे को क्या दे दिया है, डिस्टेंस ट्रेन ए की बात करते हैं तो ट्रेन ए के केस में मेरे को क्या दे दिया है, उसने डिस्टेंस दे दी है। डिस्टेंस जो है वो मुझे पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं और साथ में क्या दे दिया है उसने टाइम। टाइम कितना दिया उसने 40 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी स्पीड। स्पीड किसके बराबर आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या आ जाएगा x/40। ये स्पीड आ गई कौन सी वाली ट्रेन की, हमारी ट्रेन ए की। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन बी की। ट्रेन बी के लिए कितना दिया था, डिस्टेंस कितनी थी उसकी, लंबाई मतलब 3x, और टाइम कितना दिया था उसके लिए, देखो आपके क्वेश्चन में टाइम कितना दिया था 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज़ के लिए निकल गया, बी के लिए भी हमारी क्या निकल गई डिस्टेंस। इसके बाद उसने इन दोनों का क्या पूछा था अनुपात। तो अनुपात कैसे होगा, ए ऊपर आएगा और बी क्या आ जाएगा नीचे। तो x/40/3x/ कितना 50 सेकेंड, और ये भी सेकेंड्स। सेकेंड से सेकेंड्स क्या आ जाएंगे कट जाएंगे, और फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट से मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना बन जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50 कितनी आ जाएगी 120। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 5/12। तो 5/12 जो था वो हमारा कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके HP पुलिस के फर्स्ट पेपर में आया था सीरीज सी में, उसका आंसर कितना आ गया 5/12 के अनुपात में दोनों ट्रेन की क्या थी स्पीड थी। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 जो किस चीज़ के ऊपर था, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो इसमें बोला था उन्होंने कि मूलधन या प्रिंसिपल जो दिया था वो कितने पैसे दे दिए थे 7500 रुपये, और टाइम जो था वो टाइम कितना दे दिया है उन्होंने 2 साल। उसके बाद उन्होंने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज रुपए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो बनता है इसके ऊपर वो कितना बन जाता है 900 कितने बन जाते हैं 27 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो अब वो मेरे को पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है CI = P1 + R/100 की पावर n-1। इस फॉर्मूले के ऊपर हमें क्या करनी है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो जो CI था मेरा उसकी वैल्यू कितनी दी थी 297 = यहाँ पे कितना दिया था 7500। 1 + R मुझे निकालना है, वो ले लिया R। n मतलब क्या होता है मेरा टाइम, टाइम को और हम क्या बोलते हैं n भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया और माइनस का क्या ले लिया 1। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, तो आ जाएगा 7500 + 927 = 7500 1 + R/100 की पावर 2। और फिर इससे हमें क्या करना है सॉल्व। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 8427, और ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 7500 = 1 + R/100 की पावर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से इसे हमें सारे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, फिर ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा लेंथी। और इसको अगर हम प्रॉपर इसी तरह से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में हमें R की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 6%। लेकिन देखो मैं अगर आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्वेश्चन कराने की क्या वजह है कि अगर हमने इसी तरीके से करना हो तब तो हम पेपर में क्या कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको क्या करवाने वाला हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जिस शॉर्टकट तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे और बहुत ज़्यादा क्या कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे। तो देखो हम लेके चलेंगे कौन सा मेथड,
हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड लेके चलेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि मेरे पास क्या ऑप्शंस दिए थे इसके, देखो पहला ऑप्शन दिया था 5.4%, सेकेंड ऑप्शन दिया था 6%, सी ऑप्शन दिया था मुझे उन्होंने 6.5% और डी ऑप्शन दिया था 8%। ठीक है, मैं इसको सिंपल कौन से वाले तरीके से करूंगा? सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है, जो पहले साल ब्याज लगता है वही दूसरे साल लगेगा, वही तीसरे साल चलेगा। तो हम पहले साल का क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट। तो देखो पहले साल के लिए हमारे पास पैसे कितने थे? 7500 रुपये थे। 7500 पे हमें कितने परसेंट निकालना है? 6%। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितने आएंगे? 450 रुपये आ जाएंगे। 6 पंजे 30 और 7 छक्के 42। तो ये मेरा फर्स्ट साल के लिए ब्याज बन गया। इसी तरह से अगर मैं सेकंड साल की बात करूँ तो सेकंड ईयर भी मेरे पास कौन सा आ जाएगा? 450 रुपये ब्याज आ जाएगा। अब ये जो 450 रुपये हैं, इस 450 के ऊपर फिर से कितने परसेंट लगेंगे? 6%। तो 650 इंटू 6%, इसको इससे कट कर दो और ये 5 2 ज़ा 10 और 9 और ये कट के कितना आ जाएगा? 3। 9 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 27। तो देखो मेरे पास पैसे कितने कितने आ गए? 450 रुपये एक पहले साल का ब्याज, दूसरे साल भी कितने? 450 और मेरे पास और कितने आए? 27 रुपये। इन सबको जोड़ें तो मेरे पास कितने रुपए बन रहे हैं? 927 रुपये मेरा क्या आ जा रहा है? ब्याज। तो 927 रुपये ही मुझे क्वेश्चन में क्या किया हुआ था? स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि अगर मेरा जो ब्याज है वो कितना लगता है? 927 रुपये लगता है, तो रेट जो है वो कितना परसेंट होगा? तो देखो 927 मुझे वैल्यू क्वेश्चन में दी थी और मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी कितनी निकाल ली? 927। तो इसका मतलब मैंने सीधा कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 6%। अब अगर आपके 2021 वाले पेपर में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हमने कौन से वाले तरीके से करना है या आपने कौन से वाले तरीके से करना है? इस हिट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी उसे हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो हमारा कौन से वाले चैप्टर से था? प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ या हानि वाले से। देखो इसमें क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हमें बोला एक व्यापारी ने एक वस्तु 10% हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को रुपये 107.10 अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। यदि उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना हो तो उसकी विक्रय राशि या सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो ठीक है, तो पहले हम इसका कौन सा देखते हैं? बेसिक वाला तरीका देखते हैं कि बेसिक से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था, तो हम मान लेते हैं कि सपोज़ उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है। इसके बाद उसने कितने में बेचा? उसको 10% के किस पे बेचा था? लॉस पे। तो हम मानते हैं कि उसने कितने रुपए में बेच दिया इसे? 90 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस क्या बोल सकते हैं हम कि कितना आ रहा है उसका? 90 रुपये आ रहा है। इसके बाद उसने बोला कि अगर वो 107 रुपये 10 पैसे अधिक में बेचता तो कितने कमाता? 120% का क्या कमा लेता वो? लाभ। 120% का वो क्या कमा लेता? लाभ कमा लेता। तो हम क्या लिख सकते थे इस कंडीशन से कि उसने शुरू में कितने में बेचा? 90 रुपये उसका क्या ले लिया था हमने? सेलिंग प्राइस। उसमें प्लस कितने करता वो? 107.10। तब वो कितने प्रतिशत के बराबर आता? 120। तब उसका क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस हो जाता। अब इसमें से इसको इधर करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 माइनस 90 इक्वल टू 107.10। तो यहाँ से 30 SP कितने के बराबर आ जाएगा? 107.10 और यहाँ से सेलिंग प्राइस 107.10 बटा क्या करेंगे? 30। इसको अगर हम फिर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3.57 के करीब करीब। फिर इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो मेरा आ जाएगा 357 रुपये। अब हमें बोला था कि 357 रुपये में अगर बेचता तो सिर्फ वो कितना कमा पाता? 100%। लेकिन उसे कितना लाभ कमाना था? इस सारे के ऊपर बेचकर 30% का लाभ कमाना था। तो लाभ क्या होता है उसका? 357। तो ये हो गया। और लाभ कितने का बताया था उसमें? 107.10 का। तो इन सबको अगर हम जोड़ देते तो हमारे पास कितना बन जाता? 464 रुपये 10 पैसे। मतलब उसे एक चीज़ जो थी वो कितने में बेचनी थी?
₹64.10 में बेचनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो पेपर में ऑप्शन था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, लेकिन अब देखो फिर से वही बात करते हैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को हमें फिर से क्या करना था, एक शॉर्टकट वाले तरीके से देखते कि सीधा कैसे कर सकते थे। तो देखो सीधा ही हम क्या करते, मुझे उसने क्या बोला है कि अगर वो 10% लॉस पर बेचता है, यहाँ पे भी हम सीधा कॉस्ट प्राइस क्या मान के चलते हैं कि सीधा सीधा ले लिया मैंने 100 रुपये, 90% पर बेचता है तो उसे क्या होता है? घाटा होता है। लेकिन वो कितने में बेच दे? ₹107.10 अधिक में बेचे, तब वो क्या कमाएगा? इसमें 20% का क्या जुड़ा है उसका साथ में? देखो क्वेश्चन में उसने बोला था 20% लाभ अधिक पे बेचता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही कर दो। देखो 30% कितने के बराबर? 107.10। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, 107.10 बटा 30, जो भी आएगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 3.57। उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, तो सीधा आ गया 357 रुपये। तो ये आ गए हमारे पास, ये कितना हो गया? 100%। और जो 30% लाभ कमाना था उसे, वो कितना था? 107.10। इनको जोड़ दें तो भी कितने बन जाएंगे? 464.10। तो ये पेपर में जो अप्रोच रहता ये ज़्यादा सही रहता, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा और इस बेसिक वाले तरीके से भी क्या आ जाएगा? आंसर। लेकिन देखो अगर हम कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेन ही खेल किस चीज़ का होता है? टाइम का। जो जितना ज़्यादा पेपर में क्या कर जाएगा, टाइम बचा जाएगा, वो उतना ही उसके चांस पेपर को क्लियर करने के क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 41, और ये कौन से वाले चैप्टर से था? बोट एंड स्ट्रीम, या हिंदी में बोले तो नाव एवं धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। तो देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है? एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखो मतलब 30 मिनट जो है वो हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। और कितना बोला? 12 किलोमीटर। मतलब क्या दे रखी है हमें? डिस्टेंस या दूरी। दूरी कितने किलोमीटर तय करती है? वो 12 किलोमीटर की क्या करती है? दूरी तय करती है। इसके बाद उसने मेरे को क्या बोला? यदि ठहरे हुए पानी में नाव की गति बहते पानी की नाव की गति की 1/4, मतलब उसकी कितनी है? ये 1/4 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? है तो ठहरे पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड ऑफ बोट, जो हमारी नाव है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डिस्टेंस हमें दी थी कितनी? 12 किलोमीटर। उसके बाद हमने क्या लेना था? स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड इक्वल टू क्या आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस ये थी, टाइम कितना दिया था? 30 मिनट। इस सारे को हमने किस में चेंज कर लेंगे? आवर्स में। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके? 24 किलोमीटर पर आवर की जो हमारी स्पीड थी बोट की, वो कितनी थी? 24 किलोमीटर पर आवर। पर ये वाली कब थी? जब किसकी तरफ था? उसकी प्रवाह जो था वो किसकी तरफ था? स्ट्रीम की तरफ था। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि इस पानी की, रुके हुए पानी की, कि जब ये नाव चल रही थी लेकिन तब पानी क्या था? रुका हुआ था। तो उन्होंने खुद पेपर में बोला कि उसमें क्या था? वो 1/4 था। तो 1/4 अगर हम इसका लेते हैं तो 24/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब पानी की धारा जो थी वो बह रही थी, बहते हुए पानी में नाव चल रही थी, कौन सी? हमारी बोट चल रही थी, तब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे को चल रही थी। लेकिन जब पानी क्या था? रुका हुआ था, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पेपर में हमें ये पूछा था, इसी स्पीड पर अगर वो चलती तो 20 मिनट में कितनी दूरी क्या कर लेती? तय कर लेती। तो 20 मिनट में कितने के हिसाब से दूरी तय करेगी वो? 20/60। तो ये आता कितना? 1/3। तो हमारे पास कितना आ जाता? 3 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर लेती? तय कर लेती। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस दिए थे इसके 3.2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6.4 किलोमीटर और 7.6 किलोमीटर। तो ये पेपर में जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन के ऑप्शन ही क्या थे? रॉन्ग थे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 3 किलोमीटर की दूरी वो क्या करती? तय करती। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? सतीश द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन। अब देखो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? परसेंटेज।
परसेंटेज का क्वेश्चन है या प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। 30 द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन रजनीश को दे दिया गया। इस धनराशि में से रजनीश द्वारा 20% राशि किताबें खरीदने व 25% राशि मोबाइल फ़ोन खरीदने में खर्च कर दी गई। इन खर्चों के बाद रजनीश के पास रुपये 26,400 बच गए। शुरुआत में सतीश के पास कितनी धन राशि थी। तो देखो हम मान लेते हैं कि उसके पास शुरू में कितनी राशि थी, 100%। 100% में से उसने 30% जो थी वो क्या दी, सतीश द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन रजनीश को दे दिया गया। ये पैसे उसने 100% किसके पास था, ये पैसा सतीश के पास, उसने 30% किसको दे दिया, रजनीश को। अब बोल रहा है इस धनराशि में से रजनीश द्वारा 20% राशि, 30 का 20%, ये कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ये कटेगा, मतलब कितने पैसे, 6% जो था, जो रजनीश के पास पैसे गए उसमें से 6% उसने किस चीज़ के ऊपर खर्च कर दिए हैं, किताबें खरीदने पर। ये उसका जो खर्चा हो गया किस चीज़ के ऊपर हो गया, बुक्स के ऊपर। उसके बाद बोला 25% मोबाइल फ़ोन पर। अगर हम बात करते हैं अब किस चीज़ की, मोबाइल फ़ोन कितने का आया, तो उसके ऊपर उसने कितना खर्च किया है, 30 का 25%, तो 25/100, ये और ये कट जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1.5, और ये कितना आ जाएगा 7.5%। तो देखो 7.5% उसने खर्च कर दिया मोबाइल पे, 6% उसने खर्च कर दिया बुक्स के ऊपर। और इसका हम टोटल करें तो 7.5 और 6 मतलब लगभग 13.5% पैसे वो क्या कर चुका है, अपने खर्च कर चुका है। अब उसके बाद बोला इन खर्चों के बाद रजनीश के पास 26,400 बच गए। तो देखो 30% थे, उसमें से ये वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। तो हम 30% में से इसको क्या कर देते हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, बची हुई राशि। तो 30 में से इसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.5। देखो 16.5% धन राशि जो थी उसके पास क्या हो गई, बच गई। अब ये जो धन राशि थी वो कितने के बराबर थी, तो हम बोल सकते हैं कि 16.5% जो था यहाँ पे दिया था किसके बराबर, 26,400 के बराबर। तो यहाँ से फिर से हम 1% निकालेंगे, 26,400 बटा 16.5, ठीक है। और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके पास शुरू में जो राशि थी वो मिल जाएगी। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 1600। ये सारा अगर हम इसको एक दूसरे से क्या करते हैं, काटते हैं, तो 1600 आ जाएगा, और गुना कितने से कर देंगे, 100 से, तो आ जाएगा 16,000। मतलब शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, 1,60,000 रुपये उसके हाथ में क्या था, शुरू में मूलधन था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, आपका ए। तो पेपर में ये क्वेश्चन जो आया था ये भी थोड़ा क्या था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 24,486 की संख्या में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। क्या वैल्यू दी है, 2486। इसमें से हमें कोई वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है, और उस दूसरी साइड क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन था, सीधे क्या करो, ऑप्शंस उठाओ। इसमें से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6, 3, क्या 24, 36 कोई पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है। इसी तरह से 2486 में से माइनस कर दो, कितने 36, कितने आए 24, 50, ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद 2486 में से कितने माइनस करो, 85, देखो 1042, 2401 जो है ये पूर्ण वर्ग कितने का होता है, 49 को अगर हम एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, 2401। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, सी, जो कि था 85। अगर हम 2486 में से 50 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो कितनी होगी, 2401। और 2401 जो है वो वर्ग है कितने का, 49 का। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जो था हमारा कौन से वाले चैप्टर से, टाइम एंड वर्क।
कार्य और समय, कार्य और समय से क्वेश्चन था। ये आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका बहुत उन्होंने लेवल क्या कर दिया था, रेज कर दिया था। पर चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमें क्या बोल रहा है, राम ने एक कार्य को करना शुरू किया तथा 18 दिन कार्य करने के बाद 60% कार्य पूरा कर लिया। देखो इसमें हम लेके चलें कि 18 डेज़ में वो कितना कार्य पूरा करता है, 60%। यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। अगर हम इसमें से क्या निकालना चाहें, 100% तो कैसे निकाल सकते थे हम, 18/60 गुना 100। तो ये और ये कट जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे 5, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ये कटेगा कितना आ जाएगा 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि अगर हम सिंगल किसके बारे में बात करते हैं, राम के ही बारे में बात करते, तो राम को अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगने थे, 30 दिन। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट, कार्य को पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली तथा दोनों ने मिलकर 10 दिन में कार्य पूर्ण किया। लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर जो काम था उसको क्या किया था, पूरा किया। तो देखो अगर हम काम जो भी था उसको क्या लेके चलते हैं 100%, तो 100% में से मेरा कितना परसेंट काम हो चुका है 60%। तो मेरे पास काम कितना बच रहा है 40%। रिमेनिंग वर्क जो मेरे पास काम बच रहा है वो कितना बच रहा है 40%। ये जो 40% काम था ये कौन करता है, ए और मतलब राम, और साथ में कौन है उसके श्याम। ये दोनों कार्य जो है वो पूरा करते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसी में से और एक थोड़ी सी चीज़ लें, 30 डेज़ पूरा काम करने में कितने दिन लगे थे उसे, 30 दिन। लेकिन उसने कितने दिन काम किया था, 18 डेज़ ही उसने काम किया था। तो उनके पास कितने दिन बच गए, उसके कितने दिन बच गए, 12 दिन जो हैं उसके वो क्या हो गए, बच गए। उन 12 दिनों में वो कैसे काम करता। अब हम मानते हैं कि अगर जो हमारा क्या है श्याम, उसका एक दिन का जो काम है उसको हम क्या मान के चलते हैं, श्याम के एक दिन के काम को ही हम क्या मान के चलते हैं, एस मान के चलते हैं कि ये श्याम है। तो हमें क्या बोल सकते थे हम, राम प्लस श्याम का एक दिन का काम, 1 डे वर्क जो है वो किसके बराबर होता, राम का एक दिन का काम प्लस किसका, श्याम का एक दिन का काम। तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, राम का काम आ गया और फिर साथ में किसका आ गया, श्याम का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10R प्लस 10S इक्वल टू 12 डेज़। मतलब 10 दिन राम ने काम किया और 10 दिन किसने काम किया, श्याम ने। और दोनों ने जो बचा हुआ काम था उसको कितने दिनों में करना था, 12 दिनों में करना था। तो यहाँ से अगर हम लेके चलें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2R जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा 10S। और इसको अगर मैं ऊपर लेके चलता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, 2R है वो कितने के बराबर आ गया 10R के बराबर। यहाँ पे हमें क्या करना था, ये R इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2/10R, और इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा R इक्वल टू R/5। ठीक है, ये किसकी बात की हमने, राम के काम की बात की कि राम जो है वो कितने टाइम में, राम नहीं एक मिनट यार, ये श्याम जो वो कितने टाइम में कर देता, R/5 में। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि श्याम की तुलना में राम कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है। एफिशिएंसी पूछ रहा है, मतलब ये R/5 में कर रहा है और वो कितने में कर रहा है, R में। तो एफिशिएंसी इनकी कैसे निकाल सकते थे कि एफिशिएंसी के लिए क्या लेते हैं 100R माइनस R/5 अपॉन क्या ले लेते हैं R/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 400%। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ, 18 दिन में 60% काम किया तो कितने दिनों में पूरा काम होता, 30 दिनों में। अभी काम कितना किया गया था 60%, 40% काम बचा, और 100% काम करने के लिए कितने दिन लगते 30। लेकिन अभी बचे हुए काम को कितना दिन लगते करने के लिए 12 दिन। अब 12 दिन राम ने भी काम किया, श्याम ने भी काम किया, और क्या बोला था उन्होंने 10-10 बोला था कि उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था 10 दिन में कार्य पूरा कर लिया। तो मतलब 10 दिन राम लगा, 10 दिन कौन लगा, श्याम लगा, और कितने दिनों में टोटल काम हुआ 12 दिनों में। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, श्याम की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो श्याम की वैल्यू कितनी है, एक दिन के, मतलब वो राम के मुकाबले R/5 क्या था, वो ज़्यादा काम करता था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके कितना आ गया मेरे पास 400%। ये पुलिस के पेपर के लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब जैसे बैंक या SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लेवल का क्वेश्चन था। पर अब अगर आपके पेपर में आ गया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।
चलिए अब देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 45, जो हमारा किस चीज़ के ऊपर था, सीरीज, या हिंदी में बोले तो क्या होती है, श्रृंखला। इसमें देखो क्वेश्चन था 5, 6, 14, 45, 184 और अगला क्वेश्चन मार्क। मतलब वो बोल रहा था कि 5 से कितने बने, 6 से कितने हो गए 14, 14 से कितने हो गए 45 और 45 से कितने हो गए 184, तो अगली संख्या क्या होगी। तो हमें लॉजिक लगाना था कि 5 से 6 कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1 = 5 + 1 = 6। मतलब एक बार गुना किया और एक क्या कर दिया, जमा। इसी तरह से देखो 6 × 2 = कितना हो जाएगा, 12 + 2 = कितना होगा, 14। मतलब क्या हो रहा है, एक से गुना कर रहे हैं 2 से। इसी तरह देखो अगली बार देखते हैं 14 × 3 कितने बन जा रहे हैं, 42 + 3 = कितने, 45। मतलब एक से गुना हुई, 2 से हुई, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे कितने से गुना होनी थी, 5 से, और प्लस कितने हो जाने थे, यहाँ पे देखो 1 2 3, अगली बार 4 और अगली बार कितने हो जाने थे, 5। तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, 184 × 5, 5 चौके 20 की 0, 2 8 5 40, 2 42 का 2 और 4, 920 + 5 मतलब कितना हो जाता है, 925, जो हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, इजी था आपके पेपर के लिए। बस क्या करना था, हमने नंबर में देखना था कि क्या ट्रेंड चल रहा है। 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 ही जमा हुआ, 2 से मल्टीप्लाई 2 जमा, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 जमा, 4 जमा, और अगली बार 5 से गुना किया और 5 ही क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो हमारे पास कितना आ गया, 920 + 5 = कितने के बराबर हो गया, 925, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी ऑप्शन था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो था, ये किस चीज़ के ऊपर था आपका, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने। ब्रैकेट दी है, रूट के अंदर क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 × 512 बराबर है 288, और ऑप्शंस क्या दिए थे, 9, 81, 8 और 64। ठीक है, देखो वो बोल क्या रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के अंदर मैं इनमें से कौन सी वैल्यू रखूं जिसको कितने से डिवाइड कर दूं, 2 की पावर 4 से, और मल्टीप्लाई कर दूं 512 से, तो कितने के बराबर आ जाए, 288। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। पहला बेसिक तरीका, √x/2 की पावर 4 थी, तो ऐसे लिख सकते थे इसे हम, 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू कितना, 512 बराबर है 288। इससे कट करते हैं सीधे, कितने आ जाएंगे, 256। इससे कट करो कितने आ जाएंगे, 128। इससे कट करेंगे कितने आ जाएंगे, 64, और इससे कट करेंगे कितने आ जाएंगे, 32। √x × 32 बराबर है 288, और √x = 288/32, और इसको इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और √x = कितना आ गया, 9। यहाँ से जब रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 81। तो जो 81 था वो हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर ये था हमारा ए, इसके बाद ये था हमारा बी, ये था सी, ऑप्शन कितना आ गया, 81। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा वाला तरीका, बेसिक तरीके से, जिससे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट वाले तरीके की, कि इसको हम और जल्दी करना चाहते हैं तो हम इसको जल्दी कैसे कर सकते थे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे रूट था, रूट के अंदर अपना पहला ऑप्शन उठा के डालता हूँ 9, तो 9 का रूट मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और कितने से, 512। ये तो कट के मुझे पता है कितना आना है, 32 से आना है, लेकिन 3 से तो मेरा आंसर आता नहीं। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा डाल देता, 81। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 81 की जगह पे क्या लिखता, 9, और नीचे कितना आ जाता, 4 की पावर कितनी होती है, 32 गुना 512 बराबर है 288। तो ये यहाँ से मेरा काट के कितना आ जाता, 9, तो सीधा ही कितना आ जाना था, 81। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते थे, पेपर में सॉल्व कर सकते थे। पर ये है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो बेसिक से सॉल्व कर लो, और अगर आप पेपर में क्या कर पाते हो, कुछ ट्रिक लगा पाते हो तो उससे सॉल्व कर लो। मेन तो जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारा, उसमें मेन मोटिव ही क्या होता है कि हमारा क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में सॉल्व होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में बोला था 5 लगातार 20 संख्याओं का योग 275 है, तीसरी व पाँचवीं
20 संख्याओं में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या मान लेते हैं x प्लस 1, दूसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 3, अगली संख्या x प्लस 5, अगली संख्या x प्लस 7 और इससे अगली संख्या x प्लस 9। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया और 9 लिया। ये क्यों लिया? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला था 5 लगातार 20 में संख्या है, मतलब कौन से नंबर? ऑड नंबर। तो ये सारे ऑड हैं, इन सबका जो सम है वो कितने के बराबर है? 275 के बराबर। तो 1x 2 3 4 और कितने हो गए? 5x प्लस 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 कितने हो गए? 25 बराबर है 275। तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 275 में से 25 चले जाएंगे तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 250। x की वैल्यू आ जाएगी 250 बटा 5, मतलब कितना? x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी यहाँ से? 50। तो पहले ऑप्शन में पुट करें तो क्या बोला था? x प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 कितने आ जाएंगे? 51। इसी तरह से यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 53 55 57 और 59। ये मेरी कौन सी संख्या है? पहली। ये कौन सी है? सेकंड। ये कौन सी है? थर्ड। ये कौन सी है? फोर्थ। और ये कौन सी संख्या है? फिफ्थ। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से? तीसरी व पांचवी 20 संख्याओं का अंतर क्या है? थर्ड और फिफ्थ। ये वाली थर्ड और फिफ्थ, मतलब 59 से 55 का अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा? 4। लेकिन फिर से ये क्वेश्चन दोबारा से इस पेपर में क्या था? गलत था। उसके आपको उस टाइम पे क्या मिले होंगे? ग्रेस मार्क्स मिले होंगे। ऑप्शन आ रहा था हर तरीके से सॉल्व करके 4, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए थे 6 3 1 और 7। तो इसका सही उत्तर आना था कितना? 4। और ये पेपर में भी, ये भी क्वेश्चन पेपर में क्या था? गलत था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 48। और वो इस पेपर का क्या आंसर क्वेश्चन था? सबसे लास्ट क्वेश्चन था। 45 पृष्ठ के एक पत्रिका, 45 क्या आ गए? पेजेस, और हर पृष्ठ पर कितनी है? 30 लाइन्स। 30 लाइन्स और कितने अक्षर हैं? 48 वर्ड्स हैं। और इसी तरह से वो बोल रहा है कि एक और पुस्तक लिखनी है जिसमें पेजों की संख्या पता नहीं है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? x। लेकिन वहाँ पे लाइन्स कितनी हैं? 18। और पर लाइन में वर्ड्स कितने हैं? 90 वर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालते हैं? x की। कि क्या निकालते हैं हम? पेजेस कितने हैं दूसरी बुक में? तो 45 इंटू 30 इंटू 48 अपॉन 18 इंटू 90। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और इससे इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा? 16 टाइम्स। और ये कटेगा 8 और 2 से, और ये कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ से कटेगा 9 5 जा, और बचेंगे कितने? 5 इंटू 8। तो 5 इंटू 8 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। मतलब जो हमारी सेकेंड वाली बुक थी उसमें जो पेजेस होने थे वो कितने होने थे? 45। और जो फर्स्ट वाली बुक थी उसमें कितने पेजेस थे? 45। अब इसने पेजेस नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है नोटबुक में 90 अक्षर हों तो नई नोटबुक में पुरानी पत्रिका की तुलना में कितने प्रतिशत पृष्ठ अधिक या कम हैं? तो देखो क्या है इसमें? कम है। और किसके मुकाबले में पूछा है? पहली वाली के। और कितने कम हैं? 5 पेजेस कम थे। किसके मुकाबले में? फर्स्ट वाली के। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि उसने किस में पूछा है? प्रतिशत में। तो ये कट के आ जाएगा कितना? 9। और 100 बटा 9 जो होता है वो 11 से ही 1/9% के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या आ गया? ये, और साथ में इसके साथ क्या लग जाएगा? कम, क्योंकि यहाँ पे पेजेस जो थे वो क्या थे? कम थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से वाले क्वेश्चंस जो 2019 में पुलिस का पेपर हुआ था 8 अगस्त 2019 को। जो किसी विवाद की वजह से पेपर क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। उसमें रीजनिंग के आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको करा दिए। इसी तरह से मैथ्स के भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। तो
ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आने वाला जो आपका पेपर होगा 2021 में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं आ सकते हैं। तो मैंने एक एक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी और तो शॉर्टकट तरीके से भी क्या कर दिया है, सॉल्व करवा दिया है। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलो कि जैसे ही कोई और नई वीडियो मैं डालूं तो आपके पास तुरंत वो वीडियो क्या आ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।